सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 4 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट टू गैदर सपोर्ट टू रिमूव जस्टिस यशवंत वर्मा। तो इस न्यूज़ को देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अगर रिमूव करने तो उसके दो ग्राउंड्स हो सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। एक प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी, है ना। अब ये दोनों टर्म्स बेसिकली दोनों डिफाइंड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और जो रिमूवल का इनका प्रोसीजर होता है उनको एक टर्म दिया जाता है, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, है ना। इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। तो अब स्टार्ट कैसे होता है कि प्रोसीजर फॉर रिमूवल इनिशिएट करते हैं मोशन लाके, और वो मोशन जो है वो सपोर्टेड होना चाहिए, 100 साइंड होना चाहिए 100 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा और 50 मेंबर्स या तो राज्यसभा, ठीक है। या तो इतना मेंबर्स लोकसभा में साइन कर दें या इतने मेंबर्स राज्यसभा में साइन कर दें, तो उस हाउस में वो मोशन आ जाएगा। फिर वो मोशन जो है वो सबमिट किया जाता है स्पीकर के पास लोकसभा में और चेयरमैन के पास राज्यसभा में, ठीक है। और अगर ये मोशन एडमिट कर लेते हैं स्पीकर तो 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है, ठीक, इंक्वायरी कमेटी। तो 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होता है? एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और एक कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होगा, ठीक है। ये 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है और जो चार्जेस होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करती है। फिर जो चार्जेस होते हैं उस जज पे जिस पे लगे होते हैं, है ना, और फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। तो रिपोर्ट में अगर वो गिल्टी फाउंड होता है ना, तो पार्लियामेंट जो है वो प्रोसीड करती है उस मोशन के साथ। अदरवाइज नॉट, अगर गिल्टी नहीं फाउंड होता है तो वहीं पे उस मोशन को ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब अगर गिल्टी फाउंड हुआ तो फिर जो है पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, और जो मोशन है वो लोकसभा और राज्यसभा में सेपरेटली पास होना चाहिए, ठीक है, दोनों में। और उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी कैसी? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है। और अगर ये जो मोशन है वो दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, फिर ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है मोशन, ठीक है। और अगर और फिर वो जो है जज फॉर्मली रिमूव कर दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो अब न्यूज़ क्या है? तो मार्च में एक फायर इंसिडेंट हुआ जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस में दिल्ली में। तो उसमें कई सारे जले हुए नोट्स मिले उसमें उनके घर में। तो जस्टिस वर्मा ने डिनाई किया और इस चीज़ को, लेकिन फिर उसके बाद में एक इन हाउस सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई अंडर संजीव खन्ना, है ना। और तो बेसिकली क्या है कि जो है पार्लियामेंट अभी क्या करने वाला है, सेंटर अभी ये मोशन पास करने के लिए जो है साइन कराने वाला है सबसे, है ना। 100 जो सपोर्ट चाहिए होता है 100 मेंबर लोकसभा और 50 मेंबर राज्यसभा, तो वो बेसिकली कलेक्ट करने वाला है सिग्नेचर्स। और फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली ग्लोबल साउथ वॉइस की टू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड्स प्रोग्रेस पीएम। न्यूज़ से पहले बताता हूँ ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ बेसिकली उन कंट्रीज़ को, जो कंट्रीज़ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशियानिया रीजन के हैं, जो ऑफन जो है वो लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, है ना। हिस्टोरिकली कोलोनाइज किया गया है उनको, है ना। और सिमिलर टाइप के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, है ना, इनइक्वालिटी हो गया, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी हो गया, डेट हो गया। तो ये सब जो है कंट्रीज़ को जो है बेसिकली एक साथ टर्म दिया गया है ग्लोबल साउथ, है ना। कोई जोग्राफिकल नहीं है स्ट्रिक्टली, बट जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मीनिंग है इसका। फिर न्यूज़ क्या है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर अभी घाना में थे, तो उन्होंने घाना के पार्लियामेंट को एड्रेस किया। तो फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने घाना के पार्लियामेंट को एड्रेस किया, और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी वहाँ पे दिया गया, जिसका जो ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, ठीक है। तो ये विजिट सिम्बलाइज करता है डीप रूटेड टाइज जो इंडिया और घाना के बीच में है ना। और डीकोलोनाइजेशन एरा के बाद तो बोलते हैं कि जो है प्रोग्रेस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है विदाउट जो है गिविंग वॉइस टू द ग्लोबल साउथ। और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो है ग्लोबल ऑर्डर चेंज कर रहा है रैपिडली, किसमें? टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में। और ग्लोबल साउथ जो कराइज हो रहा है, डेमोग्राफिक जो है शिफ्ट हो रहा है ना। और प्रेजेंटली जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो सारे क्या क्या हैं? कॉलोनियल जो लीगेसी है,
क्लाइमेट चेंज है, पैंडमिक्स हो गए, टेररिज्म हो गए, साइबर सिक्योरिटी हो गई, ये सारे ग्लोबल चैलेंजेस बोलते हैं। और पीएम मोदी जी ने बोला कि जो है कॉल्ड फॉर क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म करने के लिए बोला। और बोला कि बेसिकली जो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी एक माइलस्टोन है ना। और दूसरा कि अफ्रीकन यूनियन को जो है एज अ परमानेंट G20 मेंबर इंक्लूड कराना, वो भी एक माइलस्टोन है। तो वही बोला कि जो है कि हम एम्फेसिस करते हैं कि अफ्रीका का राइटफुल प्लेस हो ग्लोबल हाई टेबल में, है ना। और प्लेज किया है कि जो है जो घाना के डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कॉलिंग इंडिया पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। और तो बेसिकली पीएम मोदी ने एड्रेस किया और इन्फोर्स किया कि इंडिया का रोल एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड कमिटेड पार्टनर इन अफ्रीकाज प्रोग्रेस, है ना। तो यही समरी है इस न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट क्लियर्स इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट वर्थ ₹1.05 लाख करोड़। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसने अप्रूव किया है 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स, ठीक है। और ऑल थ्रू इंडिजिनस सोर्सिंग, है ना, ताकि आत्मनिर्भर भारत को जो है वो बूस्ट मिल सके, है ना। कई सारी अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, जैसे क्विक रेंज सरफेस एयर टू एयर मिसाइल हो गई, है ना। और माइन काउंटर मेजर वेसल्स हो गए, सुपर रैपिड माउंट और सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल्स हो गई, है ना। एम्फेसिस इस सबका किस पे है? इंडिजिनस डिज़ाइंस पे फोकस है ना। और किसके अंडर बाई कर रहे हैं? बाई इंडियन IDDMM कैटेगरी। IDDMM कैटेगरी कौन सी है? बेसिकली इंडिजिनसली डिज़ाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो इस कैटेगरी के अंदर जो है वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और एम है बेसिकली सेल्फ रिलायंस को पुश करना और डिफेंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड ट्रेड में जो है आत्मनिर्भर बनना, है ना। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में जान लेते हैं क्या है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बेसिकली एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, है ना, जो कि फॉर्मुलेट करती है पॉलिसी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, जितना भी कोई भी अगर इक्विपमेंट लेने हैं, गन्स लेनी है, कुछ भी है, तो उसकी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करना। और ग्रांट करती है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो एक्विजिशन प्रपोजल्स के लिए है। इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करती है ना। और ट्रांसपेरेंसी डिफेंस परचेजेस में। तो 2001 में बनी थी ये बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ पोस्ट कारगिल वॉर रिफॉर्म्स। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, है ना, करेंटली राजनाथ सिंह जी हैं। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा एस्पिरेंट्स मस्ट मेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक सीज US एम्बेसी। तो अभी क्या है कि जो है इंडियन स्टूडेंट्स जो वोकेशनल स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स हैं जो US जाना चाह रहे हैं, US वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, उनको अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो पब्लिक करनी होगी, है ना, पब्लिक करनी होगी। ये इसलिए है कि जो है वेरीफाई किया जा सके उनकी आइडेंटिटी और एडमिसिबिलिटी जो है वो US लॉ के लिए, है ना। बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि जो वीज़ा ले रहा है स्टूडेंट वो US और इज़राइल के एडवर्सरी तो नहीं है, उसके कुछ अगेंस्ट में तो पोस्ट नहीं करते अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। तो ये सब पे अप्लाई होगा बेसिकली, ये सब के लिए चेक किया जाएगा। जो F वीज़ाज़ होंगे जो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो M वीज़ाज़ होते हैं जो वोकेशनल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, J वीज़ाज़ जो एक्सचेंज विजिटर्स के लिए होते हैं, तो सबके लिए ही चेक होगा। अब ये चेंज ला क्यों रही बेसिकली? तो US बोल रही है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए और पब्लिक सेफ्टी को, है ना। कई बार ऐसा हुआ है कि US में जो लोग हैं वीज़ा लेके आए हुए हैं वो अपने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, जैसे इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट लेके कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जो वहाँ पे खुद ही डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ता है वहाँ की गवर्नमेंट को उनके लिए, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि इंडिया और US टॉक्स में है स्ट्रीमलाइन करने के लिए वीज़ा और इमिग्रेशन इश्यूज़ को। और इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल ग्रुप फॉर्म करता है, लगभग 3.3 लाख स्टूडेंट्स जो है US में पढ़ते हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे गुजरात अमेंड्स फैक्ट्री लॉ टू अलाउ नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन लॉन्गर वर्किंग आवर्स। तो गुजरात ने अपना फैक्ट्रीज़ जो एक्ट है वो उसको चेंज किया है उसमें कुछ। तो जो डेली वर्किंग आवर की वो है वो डेली वर्किंग आवर उसको इंक्रीज़ कर दिया गया 9 घंटे से 12 घंटे विद ब्रेक्स, है ना। तो वीकली कैप जो है 48 घंटे का है वीकली कैप। और वर्कर का रिटर्न कंसेंट चाहिए होगा एक्सटेंडेड शिफ्ट के लिए, है ना। और तो बेसिकली क्या है नाइट शिफ्ट को इसमें अलाउ कर दिया गया वुमेन के लिए, ठीक है। और कंपलसरी जो है नहीं है ये, है ना, बट अलाउ कर दिया गया। मैंडेटरी शिफ्ट जो है अगर वो शिफ्ट नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं फैक्ट्रीज तो एडिक्वेट लाइटनिंग होनी चाहिए, CCTV सर्विलेंस होना चाहिए,
फीमेल सिक्योरिटी स्टाफ होना चाहिए, सेफ़ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। एटलीस्ट 10 वुमेन जो है नाइट शिफ्ट जो है वो कर रही हूँ वहाँ पे, और ये सब एम करेगा जो है, ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करेगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली न्यू ग्रासिनिया स्पीशीज़ फाउंड इन असम नेम्ड आफ्टर बोटानिस्ट मदर्स। आम के फॉरेस्ट से जो है बेसिकली नई स्पीशीज़ प्लांट स्पीशी फाउंड हुई है, जिसका नाम क्या है, गार्सिनिया कुसुमे, है ना। तो जिन्होंने डिस्कवर किया है ये जतेंद्र शर्मा जी ने, उनकी मदर के नाम पे बेसिकली रखा गया है कुसुम देवी, है ना, ये प्लांट का नेम। और इसका जो जीनस है वो बेसिकली गार्सिनिया जीनस है ना। फैमिली क्लूसियासिए है ना। डिस्ट्रीब्यूशन इसका पैन ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, ये अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है, यहाँ मिलता है ये। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि पोटेंशियल जो है फार्माकोलॉजिकल यूजेस के लिए यूज़ होगा, एनरिच करता है असम की बायोडाइवर्सिटी को और बूस्ट करता है जो बोटानिकल टैक्सोनॉमी है इंडिया में, उसको भी बूस्ट करता है ये, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इंडिया का फर्स्ट क्लिनिक फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस रीओपन्स इन हैदराबाद। तो एक इंडिया का ट्रांसजेंडर लेड हेल्थ फैसिलिटी रीओपन किया गया बेसिकली, है ना। और तो इसको बोल रहे हैं कि फॉर्मली नोन एज मित्र क्लिनिक, ठीक है। और रीओपन किया गया था कैसे, सबरंग क्लिनिक 2025 में 2025 में, ठीक है। सबरंग का मतलब है कि ऑल कलर्स सिम्बलाइज कर रहा है इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को, है ना। तो अब ये इसको फंडिंग जो है उस यूनाइटेड जो यूसैड से मिलती थी और फिर फ्रीज़ कर दी गई थी इसकी फंडिंग 2025 में। फिर टाटा ट्रस्ट ने इसको फिर से दोबारा से सपोर्ट किया, है ना। और तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, हैदराबाद में, हैदराबाद के नारायणगुड़ा में है, ठीक है, नारायणगुड़ा। ये 2021 में लॉन्च किया गया था, है ना। और एंटायरली जो इसका जो स्टाफ है ट्रांसजेंडर स्टाफ है, जो फर्स्ट है इस टाइप का इंडिया में। और सिग्निफिकेंस यही है कि जो है लैंडमार्क है LGBTQ कम्युनिटी के लिए, हेल्थ केयर इक्विटी के लिए, और प्रमोट करता है रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट मेडिकल फील्ड में, और इंक्लूसिव एक्सेसिबल हेल्थ केयर मॉडल्स अक्रॉस इंडिया जो है उसको रिवाइवल का होप है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली 3 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स टू अराइव इन इंडिया बाय जुलाई 2025। तो अपाचे 64E, है ना, AH-64E का इसका डिलीवरी टाइमलाइन दिया हुआ है कि फ़र्स्ट जो बैच है वो 15 जुलाई को आना है, जिसमें 3 हेलीकॉप्टर्स आने हैं ये वाले। और फिर उसके बाद में सेकंड बैच में भी 3 हेलीकॉप्टर्स आने हैं, कब, नवंबर 2025 तक, है ना। और टोटल 6 जो है अपाचे हेलीकॉप्टर्स आएंगे। तो ये डिप्लॉय किया जाएगा आर्मी एविएशन कॉर्प्स स्क्वाड्रन जो जोधपुर है उसके पास। फिर राजनाथ सिंह ने जो है US का जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनसे बात की, है ना, पीट हेग्सेथ, तो और रिवाइव करने की बात की जो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है उसको, और थैंक किया सब US के सपोर्ट के लिए ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और फिर इसके बाद में जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसकी टाइमली डिलीवरी के लिए जो रिक्वेस्ट किया, और डिलीवरी जो उनकी जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स जो आते हैं उसके बेसिकली सप्लाई के लिए। और बेसिकली वो भी बात की कि जो है जो जनरल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन यूनिट भी इंडिया में खोला जाए, है ना। और US ने कमिट किया कि टाइमलाइन बेस्ड प्रोडक्शन जो है होगा, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो है जो इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करेगा जो हमारी आर्मी है उसका, और एनहेंस करेगा जो हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर्स में, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे सेंटर इशूज़ स्ट्रॉन्ग रिब्यूटल टू चाइना सेज दलाई लामाज रीइंकार्नेशन इज डिसीजन। तो ये दलाई लामा का कॉन्सेप्ट क्या है, दलाई लामा बेसिकली जो है तिब्बतन जो बुद्धिज़्म है उसके सबसे ऊंचे सबसे हाईएस्ट लेवल के रिलीजियस जो है गुरु होते हैं, है ना। और तो ये टाइटल जो है बेसिकली उनके जो तिब्बतन बुद्धिज़्म का एक सेक्ट है गेलुंग स्कूल, उसके जो सबसे हेड होते हैं उसको दिया जाता है। और दलाई लामा को बेसिकली लिविंग बुद्धा भी बोलते हैं, है ना। और जब एक दलाई लामा का जो है बेसिकली निधन हो जाता है तो उसके बाद जो है उनका अगला अवतार रीइंकार्नेशन ढूंढा जाता है ना। और ये एक रिलीजियस ट्रेडिशन है, और ऐसा भी बोलते हैं कि दलाई लामा की आत्मा अगली बॉडी में जन्म लेता है और नए दलाई लामा की खोज करता है।
तो अब इशू क्या है, सेंटर ने बोला है बेसिकली कि दलाई लामा का जो अगला जन्म है रीइंकारनेशन, तो वो ही डिसाइड करेंगे दलाई लामा या उनके द्वारा कोई बनाई गई परंपराएं, है ना। तो यूनियन मिनिस्टर जो किरण रिजिजू हैं वो भी खुद भी एक बुद्धिस्ट है, उन्होंने कहा ये फैसला सिर्फ दलाई लामा और उनकी मर्ज़ी से होगा, किसी और से नहीं, है ना। और उन्होंने बोला कि जो है दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू रहेगी। और तो चाइना का रिएक्शन क्या है, चाइना का रिएक्शन है कि रीइंकारनेशन जो है वो बेसिकली गोल्डन अर्न सिस्टम से डिसाइड होना चाहिए, और उस पर जो है गवर्नमेंट, चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसका अप्रूवल ज़रूरी है। और बोल रहे हैं कि जो है रिलीजन की फ्रीडम है, लेकिन कंट्रोल उनके पास ही रहेगा। तो सेंटर ने बोला, उन्होंने चाइना को क्लेम को सीधा रिजेक्ट कर दिया और बोला दलाई लामा जो है बुद्धिस्ट धर्म की सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफाइनिंग सिंबल है ना। और तो बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, इंडिया और से चाइना का एक और टेंशन पॉइंट तिब्बत और स्पिरिचुअल सवर्निटी को लेकर, है ना। और जबकि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है तिब्बतन ट्रेडिशन और ऑटोनॉमी को, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली हाउस डिसरप्शंस हैव रिड्यूस्ड, प्रोडक्टिविटी हैज़ इम्प्रूव्ड, ओम बिरला। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि पार्लियामेंट में फ्रीक्वेंट जो डिसरप्शंस हैं वो कम हो गए हैं, जो इससे जो है प्रोडक्टिविटी और जो है बढ़ी है और सब्सटैंटिव हो गई है डिबेट्स, और लेट नाइट सिटिंग्स और लंबे डिस्कशंस भी काफ़ी आम हो गए हैं, ऐसा बोलना है। और अर्बन लोकल बॉडीज़ कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन लोकल बॉडीज़ कहाँ हुई, मानेसर हरियाणा में, है ना। और तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि जो है रेगुलर मीटिंग्स और अर्बन लोकल बॉडीज़ की कमेटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, सिटीज़न इंगेजमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, और इंडिया को बोला कि विलेज असेंबलीज जो भी हैं और कम्युनिटी डेलिब्रेशंस को डेमोक्रेसी के रूप में जो है बताया गया। और तो उन्होंने बेसिकली सजेस्ट किया कि जो है म्यूनिसपैलिटीज़ में भी क्वेश्चन आवर और ज़ीरो आर होना चाहिए जैसे पार्लियामेंट में होता है। इससे अकाउंटेबिलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ती है। और तो उन्होंने ये बोला, कंसर्न बोला कि जो है म्यूनिसपैलिटीज़ में या तो मीटिंग होती है या नहीं होती है ना, और बजट डिस्कशंस भी डीप हो ताकि स्कीम्स पब्लिक इंटरेस्ट में हो और ग्राउंड पे इम्पैक्ट दिखाई दे। और हरियाणा के सीएम ने बोला कि जो है अर्बन जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको फर्स्ट स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी बोला, ठीक है। और डेवलप्ड इंडिया इज इक्वल्स टू डेवलप सिटीज़ का विजन रखा। बेसिकली क्वेश्चन आवर होता क्या है, क्वेश्चन आवर किसी भी वर्किंग डे का जो लोकसभा राज्यसभा में पहला घंटा होता है, यानी 11 बजे से 12 बजे तक, जिसमें जो है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार से सवाल जो है कर सकते हैं, है ना। और बेसिकली कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये होते क्या हैं, बेसिकली अगर स्टार्ड क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो है रिटन प्लस ओरल आंसर दोनों टाइप में देना होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ रिटन आंसर उनका चाहिए होता है, सिर्फ रिटन आंसर मिलता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो अलाउड नहीं है ना, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड हैं। फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अर्जेंट इशू पे बिना 10 दिन के नोटिस के पूछा जाता है ना, 10 डेज़ नोटिस चाहिए होता है, और मिनिस्टर से तुरंत जवाब मांगा जाता है इसमें। सॉरी, मतलब जो है ये अर्जेंट इशू पे बिना 10 दिन के नोटिस के पूछा जाता है ये, है ना, और इमीडिएटली आंसर चाहिए होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में। फिर ये ज़ीरो आर क्या होता है, ज़ीरो आर बेसिकली जो है जो क्वेश्चन आर होता है 11 बजे से 12 बजे के बाद, उसके जस्ट 12 बजे के इमीडिएट तुरंत बाद आता है। और इसका नाम ज़ीरो इसलिए है पड़ा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइंड नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, प्लस रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी इसका जिक्र नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिस में है। तो ज़ीरो आवर एक ऐसा टाइम होता है जब एमपीज़ अपने अर्जेंट पब्लिक मैटर्स को जो है बिना किसी प्रायर नोटिस के जो है वो रखते हैं, विदाउट एनी नोटिस, जैसे कि किसी नेचुरल डिज़ास्टर को लेके हो गया, वायलेंस हो गया, राइट हो गया, रेलवे इंसिडेंट हो गया कोई, है ना, पुलिस राइज या पॉलिसी फेलियर कोई है, तो उस सब को रखते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो सेंसस होने वाला है 2027 में, उससे रिलेटेड है 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस का दिल्ली में। तो उसमें हमने कई बार देखा है कि 2 फेजेज़ में होगा, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में। तो फ़ेज़ 1 में हाउस लिस्टिंग डेटा जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, सेकंड में कास्ट जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि फ़ेज़ 1 जो हाउस लिस्टिंग और हाउस शेड्यूल डेटा है वो 1 अप्रैल 2026 से जो है वो स्टार्ट हो सकता है ना। और ये फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस होगा इंडिया का। रियल टाइम मॉनिटरिंग पोर्टल ट्रैक करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अपडेट्स, है ना, एनुमरेटर ट्रेनिंग, प्री टेस्ट क्वेश्चनर प्रिपरेशन। और पहली बार है जब ये कास्ट डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया में, है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार हो रहा है।
और इससे पहले तो होता ही रहा है ना। तो पहला जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया हुआ था 1871 में, जो है ब्रिटिश टाइम पे कराया गया था। कास्ट डेटा को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया गया। फिर 1931 तक ये कंटिन्यू रहा, है ना। और फिर उसके बाद में जो है 1931 लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस था, अदर देन SC एंड ST, है ना, कलेक्टेड एट ऑल इंडिया लेवल। फिर जो है 1941 में भी डेटा कलेक्ट किया गया, लेकिन उसको प्रोसेस और पब्लिश नहीं किया गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1951 में जो है कास्ट डेटा जो है कलेक्टेड, उसके बाद सिर्फ SC और ST के लिए ही हुआ। अदर कास्ट जो OBC है वो इंक्लूड नहीं किया गया पॉपुलेशन काउंट में। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला कास्ट सेंसस होगा। फिर यहाँ पे एम्स के डॉक्टर ने बेसिकली क्या बोला है कि कोविड-19 वैक्सीन वो लिंक नहीं है। जो सडन डेथ्स हो रही हैं आजकल, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं ऐसे पोस्ट जिसमें लोग अचानक से जिनको हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो वही उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो है लिंक कोविड-19 वैक्सीन जो आपने लिया है और जो सडन डेथ्स हो रही हैं उनके बीच में। तो दो मेन रीज़न बोलते हैं कि हो सकते हैं। एक तो रिदमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें इरेगुलर हार्ट बीट्स आते हैं, और दूसरा हाइपरट्रॉफिक कार्डियो मायोपैथी, जिसमें कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो थिक हो जाती हैं, ठीक है, जो कि कॉमन होता है एथलीट्स में। तो इन सब वजह से जो है दोनों हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और एल्डर्स में बोलते हैं कि जो ओल्डर पर्सनस हैं उसमें क्या है कि ब्लड क्लॉट बन जाते हैं कोरोनरी आर्टरीज़ में, जो ये इसकी वजह से सडन हार्ट अटैक्स आते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि पोस्ट कोविड ही ऐसा क्यों हो रहा है इतना। तो ये बोलते हैं कि जो है पोस्ट कोविड हेल्थ अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है ना। तो उसकी वजह से क्या है, लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं, और वायरल जो व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वायरल होने का, वो बहुत ज़्यादा फैल गया। इससे लोग ज़्यादा देखते हैं सब, और जिससे कि पैनिक होता है। लेकिन एक्चुअल इंसिडेंट में एक्चुअल राइज नहीं है ना। बोलते हैं कि पहले भी हो रहा था। तो जो स्टडी की गई उसमें बोला गया कि जो है जो सडन डेथ्स हैं लगभग 2214 डेथ्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें बोला गया 57.2% यंग इंडिविजुअल्स थे, और 42.6% को जो है कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ की वजह से डेथ्स हुई है ना। तो कोई लिंक अभी तक मिला नहीं वैक्सीन और सडन डेथ्स के बीच में। तो वही बोला है कि वैक्सीन जो है वो बेनिफिशियल हैं, और वो रिड्यूस करती हैं जो कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस और सीवियरिटी है उसको, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री प्रपोजेस अमेंडमेंट्स टू रूल फॉर टीवी रेटिंग एजेंसीज। तो ड्राफ्ट अमेंडमेंट रिलीज़ किया है टीवी पॉलिसी, जो रेटिंग पॉलिसी गाइडलाइंस को अमेंड करने के लिए। पर्पज़ क्या है, बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो मॉडर्न व्यूइंग पैटर्न्स हैं, नॉट जस्ट ट्रेडिशनल टीवी, बट लोगों को कैसा जो देखने का पैटर्न है मोबाइल फ़ोन्स पे, मोबाइल ऐप्स पे, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, स्मार्ट टीवीज़ पे। तो वो बोलते हैं जो करंट जो TRP सिस्टम है ना, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट सिस्टम, वो आउटडेटेड है, और जो है मिस रिप्रेजेंट करता है व्यूवरशिप जो ट्रेंड्स होते हैं उसको, है ना। और इम्पैक्ट क्या होता है इससे इंडस्ट्री में कि इनएक्यूरेट रेटिंग जो है वो अफेक्ट करती है ब्रॉडकास्टर की रेवेन्यू प्लानिंग पे, ठीक है, और एडवर्टाइज़र की जो है स्ट्रेटजी डिसीजंस को भी अफेक्ट करती है। नई गाइडलाइंस जो होंगी वो बेसिकली मोर रेटिंग और कई सारी एजेंसीज जो है वो मार्केट में आएंगी। फिर इनकरेज करेगा इन्वेस्टमेंट जो एडवांस टेक्नोलॉजी में, और मॉडर्नाइज करेगा जो ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम है उसको, है ना। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ने फीडबैक इनवाइट किया स्टेक होल्डर्स और जनरल पब्लिक के से, और डेडलाइन जो है 30 दिन के अंदर है। उसके अंदर जो है आप कोई भी फीडबैक दे सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल है तमिलनाडु के हेल्थ सेक्टर के बारे में, फियट्स एंड चैलेंजेस। तो बोला गया है कि तमिलनाडु का जो रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें 11,000 से ज़्यादा जो है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो है इन्वॉल्व हैं, और कंसिस्टेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इसमें। कई सारी स्कीम्स के बारे में इसमें बताया गया है तमिलनाडु की, जिसमें कि होम डिलीवरी की जा रही है, कई सारे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन केयर मेडिसिन है ना, और एक्सेस दी जा रही है एक्सपेंसिव जो सर्जरीज़ हैं पुअर्स को, है ना, फ्री में, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको। फिर जो है स्ट्रीमलाइन किया गया है जो ड्रग प्रोक्योरमेंट है उसको, और एफिशिएंट ऑर्गन डोनेशन को भी एफिशिएंट बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है उनके हेल्थ जो इंडिकेटर्स हैं उनको इम्प्रूव कर रही हैं। जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 39.4 जो है आ गया है। पहले ये 45.5 था, 2024-25 में 39 हो गया है।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी जो है 7.7 पे आ गया है, पहले 8.2 था। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है ये भी 8.2 पे है। तो अच्छे इंडिकेटर्स पहले से सही हुए हैं। वहीं फिर उसके बाद में चैलेंजेस बताते हैं कि वर्कफोर्स का शॉर्टेज है काफ़ी ज़्यादा, है ना, जिसमें कि विलेज हेल्थ नर्स जो है वो पोस्ट कई सारी वैकेंट है, 2013 नर्स की पोस्ट वैकेंट है, ठीक है। और ऑक्सिलरी नर्स जो है मिडवाइफ्स जो है पोस्ट भी वो भी वैकेंट है, 1251, है ना। और स्टाफ काफ़ी ओवरबर्डनड है, स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है, जैसे कि कार्डियोथोरैसिक व वैस्कुलर सर्जरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, है ना। और राइजिंग पेशेंट लोड जो है वो मैच नहीं करता है इंक्रीज स्टाफिंग के साथ। तो रिक्रूटमेंट जो है मोस्टली जो है वो प्राइमरी लेवल पे है रिक्रूटमेंट, और गैप है जो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे रिक्रूटमेंट है उस पर, है ना। तो यही बोलते हैं कि तमिलनाडु का हेल्थ सिस्टम जो है मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में, लेकिन वर्कफोर्स क्राइसिस फेस कर रहा है यहाँ पे। तो सस्टेन करने के लिए स्टेट को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए हायरिंग और फेयर स्टाफिंग नॉर्म, और वर्कफोर्स सेटिस्फैक्शन फिर आएगा उसके बाद, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली, कैन द सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट एन एक्ट पास बाई अ स्टेट। तो बैकग्राउंड क्या है कि 2 जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, जिसमें कि ऑर्डर किया उन्होंने स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को कि वो स्टॉप करें जो यूज़ है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का एंटी मेओइस्ट ऑपरेशन में, ठीक है। एंटी मेओइस्ट ऑपरेशन में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का यूज़ ना करें। तो अब ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स क्या हैं? स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स ये रेगुलर पुलिस ऑफिसर्स नहीं है ना। और ये यूजुअली जो है सिविलियंस होते हैं, ऑफल जो लोकल यूथ हो गए, इंक्लूडिंग फॉर्मर मिलिटेंट्स हो गए या विलेजर्स हो गए, इनको अपॉइंट किया जाता है असिस्ट करने के लिए जो है कि इनको पुलिस फोर्सेस को, ठीक है, ताकि जो है स्पेशली इन एरियाज़ विद इंसर्जेंसी और अनरेस्ट, है ना, तो लो वेजेस पे मिलते हैं इनको और बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है लॉन्ग साइड सिक्योरिटी फोर्सेस, है ना। वही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2011 में कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को यूज़ ना करें, और रिकॉल किया था जितने भी फायर आर्म्स दिए गए इनको एसपीओज़ को, और सेंट्रल फंड्स को यूज़ ना किया जाए। बट जो है कंटेम्प्ट इसके अगेंस्ट फाइल किया गया, और तो बोला गया कि जो है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेकंड, फिर उसके बाद जुलाई 2011 के बाद छत्तीसगढ़ ने न्यू लॉ पास किया, छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक्ट। इस न्यू एक्ट में जो है ऑक्सिलरी फोर्सेस क्रिएट की गई ताकि जो है कंट्रोल किया जा सके मेओइस्ट इंसर्जेंसी को। तो पिटीशन डाली गई इसके अगेंस्ट की जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है, तो हैंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जो पिटीशन डाली गई उसको, और उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ ने जो है कंपाइल किया जो 2011 का ऑर्डर है उस पर, और नेसेसरी रिपोर्ट सारी दी। कोर्ट ने कहा लेजिस्लेचर के पास पावर है बेसिकली, छत्तीसगढ़ लेजिस्लेचर के पास, कि वो लॉज बना सके इवन आफ्टर द कोर्ट रूलिंग। और ऐसे लॉज जो है वो सिर्फ चैलेंज तभी किए जा सकते हैं जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वो वायलेट कर रहे हों, और या फिर लेजिस्लेचर जो है वो उस पावर बनाने की उसके पास पावर नहीं है, मतलब वो एक्ट बनाने के लिए उसके पास पावर ना हो, उस केस में जो है वो वायलेशन होता है लॉ का, है ना, वो लॉ नहीं बना सकती। और कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनको कि अनलेस जो है लॉ जो है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। तो नया लॉ बनाना कोई कंटेम्प्ट नहीं है अनलेस जो है इट डिफाइज एनी द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये इसमें बोला गया है, इसमें मेन पूरा इसमें यही बोला गया है कि मेकिंग अ लॉ इज़ नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अनलेस जो है द लॉ इज़ इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इट इज़ आउटसाइड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, है ना। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे रेयर अर्थ क्रंच अ बिगर इशू फॉर ऑटो फर्म्स देन एक्सपेक्टेड। तो रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या है बेसिकली, ये ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स हैं जो एसेंशियल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिफेंस हो गया, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी यूज़ होता है जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं, है ना। तो अब ये बेसिकली रेयर अर्थ जो है विंड टर्बाइंस में भी यूज़ होता है, एमआरआई मशीन्स में यूज़ होता है ना, फाइटर जेट्स में यूज़ होता है, डिफेंस में। तो एक्चुअली ये रेयर नहीं है, बट जो है डिफ़िकल्टी होती है इनको एक्सट्रैक्ट करने में, है ना, एंड इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली। तो चाइना डोमिनेट करता है प्रेजेंटली जो है इसकी सप्लाई, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन। ओवर 80% जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग है चाइना के पास है, और चाइना ने इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है अभी, है ना। और
यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि जो चाइना के जो रेयर अर्थ मटेरियल पर जो एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है उन्होंने, उससे जो है इंडिया के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट पड़ रहा है, जितना पहले सोचा गया था उससे ज़्यादा। और कुछ ऑटो कंपनी ने प्रोडक्शन कट की वार्निंग दी है, और ये मटेरियल ईवी मोटर्स और नॉर्मल गाड़ियों के इंजन्स में भी लगते हैं। तो सॉल्यूशन वही बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के कुछ शेयर्स बेचकर पैसे रेज़ करें, और उस फंड से फिर रेयर अर्थ और क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं के लिए इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन डेवलप करें, और एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाएं जो एमएसएमई और जो स्ट्रैटेजिक सोर्सेज हैं रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करें, है ना। तो वही बोला गया कि इंडिया को जो अपना एपीआई और पेनिसिलिन जैसे और भी इंपोर्ट डिपेंडेंट आइटम्स पर स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो स्किल्ड जो वर्कफोर्स की कमी है, स्किल्ड लेबर की, जो कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को रोक रही है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे जापानीज़ येन इज़ कंपेलिंग करेंसी ट्रेड बट कम्स एट ह्यूज कॉस्ट। तो 2025 के स्टार्टिंग में बेसिकली लोगों ने उम्मीद की थी कि जापान की जो येन की वैल्यू है वो तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका मेन रीज़न है सेंट्रल बैंक ऑफ जापान जो है उसका कॉशियस एटीट्यूड, और यूएस और जापान का जो ट्रेड वॉर है ना, और येन को होल्ड करने की हाई कॉस्ट जो है ना, उसकी ये सारी वजह है। और यूएस की हाई इंटरेस्ट रेट और जापान के लो रेट्स के बीच एक गैप भी दिक्कत बन गया है। तो ट्रम्प के टैरिफ के बाद येन थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन फिर अब फ्लैट चल रहा है। लॉन्ग टर्म में येन थोड़ा होपफुल है, पर शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी और लॉस का डर है, इसमें बोल रहे हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे इन लेबर शॉर्ट जापान वर्कर्स लैंड वन मोर ह्यूज पे हाइक। तो जापान की कंपनी 2025 में जो है एवरेज जो है 5.25% जो सैलरी हाइक की है वहाँ के वर्कर्स की, और 34 सालों में सबसे ज़्यादा हाइक है। और लेबर शॉर्टेज और जो इन्फ्लेशन के से बचने के लिए बेसिकली ये स्टेप लिया गया है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यूएस वियतनाम का जो ट्रेड डील है उससे दोनों देशों के बीच में जो है ट्रेड बढ़ने की उम्मीद है, बट बोलते ग्राउंड रियलिटीज़ अलग हैं। और वियतनाम में बेसिकली 90% से ज़्यादा लोग जो है मोटरसाइकिल चलाते हैं, जबकि एसयूवी जैसे यूएस व्हीकल्स के लिए मार्केट इनका छोटा है वियतनाम का, और नैरो रोड्स हैं, काफ़ी लिमिटेड पार्किंग भी चैलेंजेस हैं। और तो एनर्जी के फील्ड में भी यूएस सोच रहा है एलएनजी का जो है एक्सपोर्ट होपफुल है वियतनाम पे, पर वियतनाम अभी भी 50 से 55% इलेक्ट्रिसिटी सस्ती कोल से जनरेट करता है, और एलएनजी में जो है वो महंगा पड़ता है इनको, और गैस रिजर्व भी कम हो रहे हैं। इस वजह से जो शॉर्ट टर्म में यूएस के एक्सपोर्ट्स पर कोई बड़ा इम्पैक्ट दिखना मुश्किल है, ये ग्राउंड रियलिटी दिखाता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इजराइल इज़ यूजिंग स्टारवेशन टू कमिट जीनोसाइड एमनेस्टी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में जो है कहा है कि इसराइल और यूएस बैक्ड एड सिस्टम जो गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, पैलेस्टीन में लोगों को भूखे मरने के लिए जो है मजबूर कर रहा है, जो जीनोसाइड टैक्टिक्स के बराबर ही है। तो बेसिकली रिपोर्ट्स ऐसा बोल रही हैं कि एड जो लेने जा रहे हैं लोग, जो एड लेने जा रहे हैं गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन जो फाउंडेशन उसके पास, तो इजरायली जो फोर्सेस हैं वो इस पे फायर कर रही हैं, है ना। और जिससे गाज़ा में 500 से ज़्यादा लोग जो है वो मार दिए गए इस तरह से। और एमनेस्टी ने कहा है कि इसराइल ने एड के रूप में एक बॉबी ट्रैप बना दिया है, और इसराइल ने एमनेस्टी पर जो है हमास और प्रोपेगेंडा फैलाने का जो है बेसिकली वो एलिगेशन लगाया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे थाईलैंड गेट्स न्यू पीएम एमिड पॉलिटिकल टर्मोइल। तो थाईलैंड में जो पहले के जो चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बेसिकली कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करते टाइम जो है वो इनकी फ़ोन कॉल जो है लीक हो गई, और जिसमें वहाँ के लोगों ने बेसिकली थाईलैंड के लोगों ने उस फ़ोन कॉल को काफ़ी ज़्यादा नरमी से देखा, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है कंबोडिया के साथ, और उनके साथ काफ़ी नरमी के साथ बेसिकली बात की, और जो है काफ़ी दिखाया कि एक टाइप से टिल्टेड टाइप का एटीट्यूड था। तो उनको पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ वहाँ पे, उसकी वजह से उनको जो है वहाँ पे टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया और कल्चर मिनिस्टर बना दिया गया है। अब वहीं पे नए जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बेसिकली ओथ ली है ना। जब जो न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, वो फुमथम वेचायाचाई, ठीक है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, और जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।